This video is brought to you by Tech Assistant for Blind. हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर एक बार मैं राधिका बाकले, स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड पावर बाय टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के ओर से आयोजित और एक साक्षात्कार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर अपने इरादे नेक हो, हौसले बुलंद हो, तो हमारी मंजिल पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी का उदाहरण है आज हमारे साथ मिस्टर सूर्यकांत कर्माकर जी। जी हाँ, सूर्यकांत कर्माकर जी के बारे में अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो ये म्यूजिक के शौकीन है। और सिर्फ शौकीन ही नहीं, कई बार क्या होता है कि म्यूजिक बोले तो हम सिर्फ एक पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिंगिंग करता हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता हो बट हमारे सूर्यकांत जी सर सिंगिंग तो करते हैं, साथ ही साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 21 इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए सूर्यकांत जी से ही जानेंगे उनकी कहानी। सूर्यकांत सर, इस साक्षात्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया राधिका मैम। थैंक यू सर। सर एक्चुअली क्या होता है ना कि बचपन एक ऐसा हिस्सा होता है हमारी जिंदगी का, जहाँ से जिंदगी हमारी शुरू होती है। और जब हम बड़े होते हैं तो कौन नहीं जाना चाहता वापस बचपन में। तो थोड़ी देर के लिए सही, मैं शुरुआत में आपको बचपन में ही लेके जाऊंगी। तो बताइए ना, आपका बचपन कैसा था? और बचपन में अपनी आपकी पढ़ाई कैसे शुरू हुई? क्या क्या दिक्कतें आई, उससे आपने ओवरकम कैसे किया? जी, तो सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों के साथ कनेक्ट मैं कर पा रहा हूँ आज। बहुत खुशी है मुझे इस बात की। और स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड और टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, ये दोनों ही पूरी टीम को, जो इसके पीछे क्रिएटर्स हैं और जो लोग लगे हुए हैं, आप सबको बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी दी मुझे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। और थैंक यू। जहाँ तक हाँ, बचपन की बात है, हम्म। तो मैं जब 3 साल का था तो मेरे पेरेंट्स को पता लगा कि मैं एक हम्म। विजुअली चैलेंज हूँ, स्पेशल चाइल्ड हूँ। हम्म। हम्म। सो जैसे कि नॉर्मली होता ही है, मेरे पेरेंट्स भी अ, मतलब डिस्करेज हो गए, मोरल डाउन हुआ उनका, है ना? बिल्कुल। तो हम्म। उसके बाद फिर ये था कि उन्होंने मुझे अलग-अलग फील्ड में, जैसे म्यूजिक में या फिर एजुकेशन में या अलग-अलग फील्ड में मुझे इनकरेज करते रहे वो। सपोर्ट उनका हम्म। पूरा था, हम्म। है ना? तो 3 साल के एज में जब पता चला तो उन्होंने लोकल डॉक्टर्स वगैरह से दिखाना शुरू किया। यहाँ हम्म। मेरे शहर में, मैं जमशेदपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, वैसे बता हम्म। दूँ। तो यहाँ पे दिखाना शुरू किया तो यहाँ के डॉक्टर्स का यही रिस्पॉन्स था कि भाई आपका जो इस बच्चे का जो केस है वो ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, मतलब ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जी जी। जो आईसाइट में प्रॉब्लम है। तो हम्म। मेरे पेरेंट्स को कोई रास्ता या कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे घर हम्म। पे पहला केस था ये। मेरा जो विजुअली इम्पेयरमेंट का केस था, ये पहला था। हम्म। मेरे से पहले कोई भी ब्लाइंड मेरे पूरे फैमिली में नहीं, कोई भी नहीं थे। और जी जी। दूसरी बात, अ, और दूसरी बात, एक्सट्रीमली सॉरी। हम्म। दूसरी बात, मेरी फैमिली जो थी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। हम्म। बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, मतलब हम्म। फाइनेंशियली भी मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं थी। तभी भी हम्म। उन्होंने हार नहीं मानी। मुझे नॉर्मल बच्चों के साथ ही, जैसे एक को एजुकेशन
यहाँ ट्यूशन, मेरे एरिया में एक ट्यूशन सर ट्यूशन दिया करते थे बच्चों को, उनके पास हम्म, भेजना शुरू किया। जी, ठीक साइटेड है, लोगों के तो साथ। हाँ, साइटेड लोगों के साथ। उनके पास ओके। भेजना शुरू किया तो मेरा जो प्राइमरी बेस है, एक बेस मजबूत हम्म, हुआ उससे। जैसे हम्म, 2-3 क्लास का सिलेबस या 5-6 जी क्लास तक जी। का सिलेबस वहाँ से मेरा मजबूत हो गया। और दूसरी बात है मैं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी, पर आप ऐसे स्कूल में नहीं गए, आप सिर्फ ट्यूशन में ही गए थे तब? हाँ, तब मैं ट्यूशन में ही गया था, नॉर्मल ओके। जो बच्चों के साथ ट्यूशन पढ़ता था। हम्म। फिर जब मैं 5 साल का हुआ, तो 5 साल के एज हम्म। में मेरा दाखिला जो है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, इसका एक ब्रांच हमारे यहाँ भी है, हमारे शहर में। तो वहाँ हम्म, मेरा एडमिशन कराया मेरे हम्म, पेरेंट्स ने। और वहाँ हम्म, से फिर मैंने ब्रेल, ओपन ब्रेल और कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल वगैरह ये सारा कुछ मैंने सीखा। तो ओके। वो हुआ। और उसके बाद मेन मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा 2007 का ईयर, हाँ। है ना? 2007 में एक्चुअली यहाँ से कुछ बच्चों को लेकर के ग्रुप बन रहा था, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के को लेकर के हम्म, एनएबी बैंगलोर में मोबिलिटी ट्रेनिंग के लिए। हाँ। सो उसमें मैंने भी अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया। और हम्म, उस ग्रुप में मुझे भी जाने का मौका मिला। करीब जी। 1.5 मंथ का ऑलमोस्ट ट्रेनिंग था। हम्म। वहाँ पे मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वन एंड हाँ। हाफ मंथ के अंदर, हम्म, वो एक्सपीरियंस मिलने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। मगर मतलब उससे पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था कि हम्म, ब्लाइंड क्या कर सकते हैं, ब्लाइंड एजुकेशन भी ले सकते हैं, या फिर जो उनको एम्प्लॉयमेंट के स्कोप बनते हैं, ये सब कुछ भी नहीं पता था मुझे, जो कि बैंगलोर जाने के बाद मुझे 2007 में रियलाइज हुआ। जी। सो अच्छा, नेशनल वहाँ, एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में आपने जब एडमिशन लिया, आपने कहा, तो वहां हाँ पे हाँ, सिर्फ आपको ब्रेल ही सिखाया गया, या फिर ब्रेल से जुड़ी चीजें ही सिखाई गई? कोई एजुकेशनल चीजें, मतलब जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था उनका? नहीं नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था वहाँ पे। अच्छा। मैंने जो ट्यूशन में पढ़ा था, मतलब ट्यूशन मुझे जो लगाया था मेरे पेरेंट्स ने, वहां से हम्म। मुझे बेसिक जो स्टैंडर्ड 1-2 या फिर वो सब जो होता है जी जी। वो मजबूत हुआ। और ओके बाकी ओके। जो ब्रेल में जैसे हम लोग कैसे अल्फाबेट्स लिखते हैं, या फिर हिंदी के हम्म, वर्णमाला या शब्द बनाना हम्म, जो भी होता है, वो सब मैंने हाँ। एनएबी से सीखा। ओके ओके। हाँ, तो आप मोबिलिटी वो ट्रेनिंग पे थे? हाँ हाँ, तो मैं 2007 में मैंने मोबिलिटी हम्म। ट्रेनिंग कंप्लीट की वहाँ पे। हम्म। प्योरली मोबिलिटी ट्रेनिंग ही थी वो। ओके। कंप्लीट करके जब मैं वापस आया, उसके हम्म। बाद फिर मुझे पता लगा नैब के द्वारा ही, एनएबी जो है यहाँ पे, हम्म। वहाँ से ही पता लगा कि हमारे यहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है दक्षिण भारतीय महिला समाजम। ओके। तो ये एक्चुअली साउथ की कुछ कमिटी है, उनके द्वारा चलाई जाती है ये स्कूल। जी। जैसे आपने सुना ही होगा, केरला पब्लिक स्कूल हर जगह पे ही है, हाँ केपीएस हाँ है, हाँ। साउथ इंडियन केएसएमएस है, एजुकेशन स्कूल। जी हाँ, जी। साउथ इंडियन एजुकेशनल। तो उस तरीके से जी। ये डीबीएमएस स्कूल हमारे यहाँ पे है, हमारे शहर में। हम्म। वहां हम्म। से मैंने 10th में दाखिला लिया। उससे पहले एक ठीक है। इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, हम्म। वो मैं शेयर करना चाहूंगा, जी। क्योंकि ऑडियंस को भी इससे मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन जी मिले। जी तो जी। हुआ ये कि मोबिलिटी ट्रेनिंग करने के बाद वापस आया जब मैं, हम्म। तो मुझे नॉर्मल स्कूल पहले ले जाया गया। जी। नॉर्मल स्कूल ले जाया गया, ठीक है, वहाँ एडमिशन के लिए। तो हाँ। नॉर्मल स्कूल में जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ले जाके बात की हम्म। कि इसको एडमिशन कराना है, और इसकी जो भी प्रारंभिक शिक्षा जो है, हम हम्म। 10th 12th जो है यहाँ से कराना चाहते हैं। हम्म। या फिर 5-6 क्लास में जितने में भी आप एडमिशन ले लो, इसके हाँ। नॉलेज के अकॉर्डिंग आप हम्म। एंट्रेंस टेस्ट अपना ले लो, जो भी लेना है। स्कूल के जी प्रिंसिपल से जी। उन्होंने बोला, मेरे पेरेंट्स ने। तो जी, क्योंकि आपका स्कूलिंग वो प्रॉपर हुआ ही उस नहीं था तब तक। हाँ हाँ, उस हम्म। स्कूल की प्रिंसिपल ने डायरेक्टली मुझे डिनाई कर दिया
और हम्म उनका स्टेटमेंट ये था कि इसको हम लोग अपने रिस्क पे एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि जी इसको एडमिशन देने का मतलब है कि नॉर्मल के साथ झगड़ा वगैरह होगा, या फिर नॉर्मल अगर किसी तरीके से हर्ट कर देंगे इसको, जी या जी धक्का वगैरह लग जाएगा, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं ले सकते। हम्म तो उन्होंने डायरेक्टली डिनाई कर दिया, और हम्म ये बात मेरे दिल पे लग गई। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया उस वक्त, मैं आपको जी बता जी नहीं सकता। मैंने तभी डिसाइड किया कि ये स्कूल में एडमिशन लेना मेरा टारगेट नहीं है। बिल्कुल मेन मेरा लाइफ का जो गोल है वो कुछ और है, वो सक्सेसफुल बनना है। तो बिल्कुल उसके बाद फिर नैब के थ्रू पता चला मुझे कि जो डीबीएमएस स्कूल है, दक्षिण भारतीय महिला समाज, वहां हम्म से कुछ प्रीवियस ईयर के या मेरे से जो सीनियर थे, वो हम्म विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे वहां से 10-12 करके पास आउट हो रहे थे। हम्म तो उसके बाद फिर मैं वहाँ डीबीएमएस गया, वहाँ जाके प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया। हम्म मेरी एज ऑलमोस्ट 93 का मेरा बर्थ है, तो 7+8, 15 ईयर्स का था मैं तब। तो हम्म मैं गया अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ बात की मैंने, तो प्रिंसिपल वहाँ की बहुत सपोर्टिव निकली। हाँ उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे एडमिशन एडमिशन ले लो। हाँ, हम्म और एग्जाम सिर्फ आपको देना है, 25% अटेंडेंस भी आप अगर दे देते हो तो हम लोग एडजस्ट हम्म कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली हम्म बात नहीं है। तो फिर मेरा जी एडमिशन वहाँ पे हो गया, और 10th में फाइनली मेरा एडमिशन हुआ। ओके फिर और आपने अपना टाइम मैंने पास किया 10th की स्टडीज स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे करके एग्जाम्स ओके वगैरह दिए। फिर हम्म 2010 में फाइनली मैंने 10th पास आउट कर लिया। ओके सर ये तो एजुकेशन की अब तक की बात हुई 10th तक की बट जी, म्यूजिक की हमने जिक्र किया म्यूजिक का तो वो कहाँ से शुरू हुआ क्योंकि म्यूजिक की सही उम्र बचपन में ही मानी जाती है तो आपने कब बिल्कुल। से म्यूजिक सीखना शुरू किया देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये जानना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस को। म्यूज़िक हम्म को मैं अपना पैशन मानता हूँ, और ये शायद गॉड गिफ्ट के रूप में मुझे मिला है। हम्म सो मैं बहुत छोटा था जब मैं 10 साल का था, हम्म तब से मेरी म्यूज़िक की ग्रूमिंग जो है वो चालू है। तब से शुरू कर दिया है मैंने। मतलब मेरे पेरेंट्स ने तब से ही मुझे म्यूजिक क्लासेस में शास्त्रीय संगीत हम्म सीखने के लिए, या फिर मैंने तबला भी सीखा है इस बीच में। जी 2 साल मैंने तबला भी सीखा, क्योंकि मेरे म्यूजिक टीचर के ही रिकमेंडेशन पे, उनका कहना था कि ताल का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है शास्त्रीय हम्म, संगीत गाने के लिए। तो जी यू हैव टू लर्न तबला एज जी वेल। जी सो मैंने तबला भी सीखा 2 साल प्रयाग संगीत हम्म, समिति से, और हाँ अपना विशारद भी फिर प्रयाग संगीत समिति से ही कंप्लीट किया मैंने। शारद आपने सिंगिंग में कंप्लीट की होगी राइट हाँ, सिंगिंग में, जी, जी। जी जी तो आज के तारीख में आप 21 इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हो तो उसमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का समावेश है सर बता सकते हैं देखिए, मैं कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ पहले तो। कीबोर्ड जो ऑर्गन जिसको कहते हैं, बहुत लोग नहीं समझेंगे कीबोर्ड, नॉर्मल हम लोग इस भाषा में बोलेंगे तो। सिंथेसाइजर कहते हैं कीबोर्ड कहते हैं हाँ, ऑर्गन हाँ, कहते हैं सिंथेसाइज़र या ऑर्गन कहते हैं उसको। तो कुछ वो लोग मैं कुछ प्ले लोग कर लेता हूँ। कैसियो भी कहते हैं कंपनी के कैसियो भी नाम से कहते हैं कुछ लोग। हाँ, हाँ। एक्चुअली जी कैसियो कोई इंस्ट्रूमेंट का कंपनी नाम का नहीं है, वो नाम है कंपनी इंस्ट्रूमेंट का है। नाम नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हाँ और तो हाँ, कीबोर्ड मैं बजा लेता हूँ, और हम्म उसके अलावा प्योर इंस्ट्रूमेंट्स में मैं सितार, हम्म बेंजो, हम्म फ्लूट, हम्म हारमोनियम, हम्म ऑक्टोपैड जो हम्म रिदम के लिए यूज होता है ना, ऑक्टोपैड जी जिसमें जी परकशंस वगैरह और सब तरह के होते हैं आवाज, वो हाँ सब, हाँ तबला, ढोलक, हम्म हम्म नाल जो कि डिवोशनल प्रोग्राम्स में यूज किया जाता है, जी जी और तानपुरा, जी सितार, जी वीणा, जी सारंगी, ऐसे कर करके, मतलब स्वर तो वाले स्वर वाद्य वाद्य, और और ताल वाद्य
ताल्य वाद्य, हाँ, दोनों कोलैबोरेट करके ऑलमोस्ट 21 मोर देन 21 इसमें इंस्ट्रूमेंट्स में बजा लेता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बट म्यूजिक सीखना ही आपका सिंगिंग से शुरू हुआ, राइट? मम्मी पापा को आपको आपके पहले आपकी सिंगिंग में आपकी रुचि है, यही उनको पता चला होगा ना आपके बिहेवियर से? छोटे थे आप तब। हाँ हाँ हाँ, मेरे बिहेवियर से एक्चुअल में इसके पीछे भी एक इंसिडेंट है। वो ऐसा हुआ कि 2004-5 में हम्म एक मूवी आई थी, खुशी, हम्म उस मूवी का नाम था। तो उसमें जी एक कोई बॉलीवुड सॉन्ग था जो कि मेरे जहन हम्म में चल रहा था, और हम्म उसको मैंने बिना किसी ग्रूमिंग के, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से हम्म गाइडेंस लिए, मेरे पास उस समय एक छोटा कीबोर्ड हुआ करता था, एक 2 ऑक्टेव वाला होता है हम्म ना छोटा कीबोर्ड, जो बेसिक बेसिक। यूजर्स जो सीखने के लिए करते हैं यूज, हाँ हाँ। जो लोग म्यूजिक बेसिक सीखते हैं वो लोग यूज करते हैं उसको। सो हम्म उसमें मैंने उसका मुखड़े का पूरा ट्यून मैंने एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया था। नोटेशन निकाला मुखड़ा था। और अंतरा पूरा गाना, हाँ, मैंने खुद ही उसका हम्म नोटेशन पूरा निकाल लिया था। तो ये हम्म देख करके मेरे पेरेंट्स ने रिकॉग्नाइज किया मेरे अंदर के टैलेंट को। उन्हें पता जी लगा कि ये गॉड की तरफ से दिया हुआ ही कुछ है, जी और जी। इसका म्यूजिक में इन्वॉल्वमेंट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें स्कोप हम्म। बना बना सकता है ये लड़का। जी सर, अभी तो आपने इस जिक्र तरीके से। किया, थोड़ी देर पहले जिक्र किया आपने आपकी बातों में कि आपने इसका विशारद तक का एग्जाम दे दिया, और तब जी, आपका स्कूलिंग भी प्रॉपर नहीं हुआ था। तो फिर आप ये जो विशारद की जो सभी एग्जाम्स होते हैं, वो भी हमें थियरी भी देनी होती है, प्रैक्टिकल भी देनी होती है। प्रैक्टिकल तो हम दे ही देते हैं, बट थियरी में अगेन हमें राइटर्स की जरूरत होती है। और म्यूजिक की लैंग्वेज या लिपि भी थोड़ी अलग होती है, लिखने का तरीका अलग होता है, उसके अपने अपने सिंबल्स होते हैं। फिर ये सारी चीजों की तैयारी आपने कैसे की राइटर के साथ? देखिए पहले के जो 4-5 साल थे, जैसे फर्स्ट ईयर, हम्म सेकेंड ईयर, या फिर मेरा सीनियर डिप्लोमा जब तक हुआ था सिंगिंग का, तब हम्म तक मैंने 4-5 साल शुरुआत के राइटर मैं लेकर के जाता था एग्जामिनेशन सेंटर में, और हम्म क्वेश्चन पेपर वो पढ़ते थे और मैं हम्म आंसर लिखवाता था, और उस हम्म तरीके से आंसर शीट बनती थी, और वहां से सबमिट करके हम लोग आ जाते थे एग्जामिनेशन सेंटर में, जी जी जो भी जी थ्योरी वाले एग्जाम होते थे। जी बट फिर 5 साल के बाद मुझे मन में ये आया कि अपना एग्जाम मैं खुद क्यों ना लिखूं। जी। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट डाला हम्म रिटन में हम्म कि मुझे ब्रेल में परमिशन दिया जाए, बकायदा फिर लिखने की। मेरे लिए, हाँ, बकायदा मेरे लिए फिर ब्रेल में एग्जाम कंडक्ट किया गया। क्या बात जो है। टीचर्स, हाँ, टीचर्स थे वो भी ब्रेल में चेक करते थे मेरे आंसर शीट्स को, जी जी और जी। मैं ब्रेल में ही लिखता था, हम्म। ब्रेल में ही लिखता था, और प्रॉपरली उसको अटेस्टेड करके, और जैसे हम लोग आंसर शीट बनाते हैं जी वैसे जी। ही मैं सबमिट करता था, और उसको वेरीफाई भी करके मुझे मार्क्स दिया जाता था, मतलब क्या उसको बात है, चेक भी मैंने करते थे। पहली बार सुना है कि किसी ने ऐसे किया होगा। मैं खुद भी एक म्यूजिक स्टूडेंट हूँ, बट हमेशा जी जी राइटर्स जी। के साथ ही पेपर लिखे, बट ऐसे दिमाग में कभी नहीं आया कि ब्रेन में लिखना चाहिए, बट आपने वो किया। तो फिर सर आपको उसमें एक ज्यादा समय दे देते थे? क्योंकि जैसे हम राइटर्स के साथ हम पेपर लिखते हैं, तो जनरल जो रूल है हमारा 20 मिनट्स पर आवर के हिसाब से, हमें 3 आवर्स का पेपर है तो पूरा 1 घंटा मिलता है। आपको मिला था ब्रेल में लिखते समय, या आपने जी उसी नहीं, समय में जी नहीं, क्लियर किया था? नॉर्मल नॉर्मल जो साइटेड लोगों को मिलता है वही समय मुझे हम्म। भी मिला था। क्या बात है, ओके। हैट्स ऑफ टू यू। और उसी समय में आपने पेपर कंप्लीट किया था ब्रेल में? जी जी जी। मैं उस क्या? समय ब्रेल बहुत फास्ट लिखा करता था, तो मुझे जी इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपना एग्जाम जो है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरा कर लूंगा। जी जी जी। क्या बात है, दैट्स द स्पिरिट। सर फिर अपना ये तो म्यूजिक का हो गया, स्कूलिंग का हो गया। फिर कॉलेज आपका, फिर कॉलेज की तैयारी आपने कैसे की? हाँ, तो ऐसा हुआ कि 10th पास होने के बाद, अब मैं हम्म। उससे आगे अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करता हूँ। जी जी जी। सो 10th पास आउट होने के बाद फिर इधर विशारद भी मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मेरे पास 2 डिग्रियां थी। एक एजुकेशनल में, समझ क्या? लीजिए 10th पास हो गया मैं, और दूसरा हम्म विशारद की डिग्री मेरे हाथ में थी। तो तब हम्म। मुझे लगा कि लाइफ में मैंने पहला
पायदान चढ़ लिया है लिया, है मुकाम ना? हासिल कर लिया। जी। मैं पहला मुकाम हासिल कर लिया। हम्म तो फिर उसके बाद विशारद जब कंप्लीट हुआ तो म्यूजिक हम्म में मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर मैंने लोकल कॉम्पिटिशन्स में अपना पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दिया। लोकल जी में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स स्पेशली, हाँ हाँ। तो उनमें मैंने पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया। और नॉर्मल के साथ, हम्म मतलब नॉर्मल जो सिंगर्स हुआ करते थे यहाँ के, हम्म रिनाउंड जो सिंगर्स थे, उनके साथ मैं हम्म compete करता था। और ना सिर्फ compete करता था, हम्म मैंने विन भी किया हुआ है लोकल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स। मेरे जी 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 पास अभी भी उनकी यादें, मोमेंटो, ट्रॉफी, जो भी आप बोले, प्राइज के जी रूप में जी जो भी मिला था जी मुझे, वो सब अभी भी है। घर पे जी मैंने उस सबको रखा हुआ है सजा करके अच्छे से, जी जी क्योंकि वो मेमोरेबल चीजें होती है ना, तो उनको बिल्कुल रखना होता है हमें। बिल्कुल। और हमारी और अचीवमेंट होती है वो। उनमें से कुछ कॉम्पिटिशन्स का नाम मैं बताना चाहूंगा। जमशेदपुर आइकॉन, जी वॉइस ऑफ जमशेदपुर, हम्म झारखंड आइडल, तो ये कुछ हम्म कॉम्पिटिशन्स मैंने जीता था। जी जी और साथ ही मैंने तैयारी शुरू रखी प्लस वन, हम्म इंटर की मतलब। तो प्लस वन में मैंने एडमिशन लिया उसी स्कूल से जी जहाँ से मैंने 10th पास आउट किया था। जी 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 वहां से ही मैंने इंटर में एडमिशन लिया। और मेरा जो प्लस वन की पढ़ाई है और प्लस टू की पढ़ाई है, मतलब इंटर जो मैंने कंप्लीट किया, वो भी वहीं से किया मैंने। जी तो फिर धीरे धीरे करके इधर लोकल कॉम्पिटिशन्स में जीतता चला गया। फिर हम्म कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया कि हाँ, म्यूजिक में अब कुछ बात बन रही है। हाँ और इधर मेरा जो है इंटर भी कंप्लीट होता गया। एजुकेशनल ग्रोन अप भी मैं, हाँ, एजुकेशनल ग्रोन अप भी होता गया। तो हम्म साइमल्टेनियसली दोनों साथ साथ चल रहा था। जी जी अब 2012 में जब मैं प्लस टू पास आउट होके निकला, हम्म तो स्कूल से कॉलेज तक का सफर जो होता है ना, ये आपको भी पता होगा, दोनों माहौल अलग अलग होता है। स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग बिल्कुल। होता है और हाँ कॉलेज का अलग होता कॉलेज है। का है। और हाँ। हमारे में तो और होता ही होता है, एक वीआई हाँ, के बिल्कुल जैसे होता बिल्कुल है। जी बिल्कुल। तो 2012 में जब प्लस टू से निकला मैं स्कूल से, फिर कॉलेज में हम्म एडमिशन हुआ हुआ हम्म कॉलेज में एडमिशन होने के बाद फिर वहां जब क्लासेस ज्वाइन करना मैंने शुरू किया, लेक्चर्स अटेंड करना शुरू किया, हम्म तो वहां पे शुरू में मदद नहीं मिलती थी मुझे हम्म लेक्चर अटेंड करने के लिए। आपको पता होगा कि कॉलेज में अलग अलग रूम्स में लेक्चर्स होते हैं पर डे। तो हम्म उनको ढूंढना होता है, पता करना होता है कि आज कौन से हम्म, रूम में कौन सा लेक्चर है। जी और पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट का अलग अलग रूम में होता है। तो हम्म शुरू शुरू में दिक्कत हुआ। फिर कोई मदद भी नहीं करते थे, क्योंकि नॉर्मल का तो एक ऑकवर्ड फीलिंग होता है ना विजुअली चैलेंज के साथ में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली शुरुआत में उनको पता नहीं लग पाता है कि हम लोग कैसे डील करें इसके साथ। एग्जैक्टली तो धीरे धीरे फिर फ्रेंड्स बनने शुरू हुए। फिर हम्म एक दो मेरी फीमेल फ्रेंड्स खास करके, उनका मैं आज भी हम्म, शुक्रगुजार हूँ। जी दुआ जी जी करता हूँ मैं ऊपर वाले से उनको स्वस्थ रखे। जी वो दोनों ने मेरा हेल्प किया, मतलब यहाँ तक कि मेरे लिए लेक्चर्स कौन से रूम में हो रहा है, बल्कि उनका सब्जेक्ट्स अलग था, जी जी तभी जी भी वो पता करके मुझे जी बताती थी। बता सकते और लेकर के जाती थी मुझे लेक्चर्स अटेंड करवाने के लिए। फिर लेक्चर हम्म कंप्लीट होने के बाद मुझे ऑटो स्टैंड में लाके छोड़ती थी, ताकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके घर तक आऊं। हाँ और हाँ नोट्स वगैरह देने में, और कोई भी मुझे नोट डिफिकल्टी बहुत आती थी डिफिकल्ट एग्जाम, होती है कॉलेज में। जी हाँ, तो वो सब में भी काफी हेल्प किया उन लोगों ने। और जब एक दो फ्रेंड्स बननी शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर पूरा ग्रुप ही बनना शुरू हो गया हमारा। पूरा जी ग्रुप जी डेवलप हो गया, मतलब फ्रेंड एग्जैक्टली सर्कल का। हम्म। तो इस तरीके चलिए से कॉलेज में मैं सेट हो गया। फिर वहां से ग्रेजुएशन करने लगा। हम्म। और उस बीच में मैंने फिर रियलिटी शो के लिए, एक्स फैक्टर हाँ इंडिया एक रियलिटी शो सोनी पे शुरू नेशनल हुआ लेवल था, पे था नेशनल लेवल पे, हाँ, जिसमें कि जुबिन हम्म नौटियाल बहुत ही रिनाउंड प्लेबैक सिंगर हैं, हाँ सुना होगा आपने भी। तो नोटिया जी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनका वीडियो भी है यूट्यूब पे, ऑडिशन वीडियो। जी उसी रियलिटी शो में मैं गया था।
उसके ऑडिशन देने यहाँ प्राइवेट ऑडिशन अरेंज हुआ था कोलकाता में। हम्म हमारे यहाँ से बहुत कम डिस्टेंस में है कोलकाता। 2-3 हम्म घंटों का ही सिर्फ वो है, 2-3 घंटे का ड्यूरेशन अच्छा लगता है यहाँ से। हम्म हम्म तो हम्म कोलकाता में जाकर के मैंने ऑडिशन दिया, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। फिर हम्म सेकंड राउंड में क्या होता है ना कि स्क्रीन टेस्ट वो लोग लेते हैं। स्क्रीन टेस्ट हम्म मतलब टेलीविजन पे टेलीकास्ट करने से पहले कंटेस्टेंट को पूरी तरीके से वो लोग तैयार करते हैं कि जी आपको टीवी पे कैसे दिखना है, आपका जी अपीयरेंस क्या होना चाहिए, आपका हम्म पर्सनालिटी क्या होना चाहिए, आपका एक्टिंग क्या होना चाहिए, हम्म परफॉर्मेंस किस तरीके से आपको ओवरऑल देना है, जी आपके बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए, सब चीज़ उन्होंने सिखाया मुझे। जी एज ए ठीक है, विजुअली तो चैलेंज। एज़ अ विजुअली चैलेंज क्योंकि तो हमारे वहाँ लिए पे जो स्क्रीन टेस्ट एक अलग चीज होती है ना। क्योंकि हमें लोग तो एक दूसरे को देख के एक्टिंग कर पाते हैं, हमें तो वो बाकायदा सिखानी पड़ती है कि हमारे गाते समय एक्सप्रेशंस कैसे हो। सिर्फ गाना गाना नहीं होता है ना स्क्रीन पे। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, जी बिल्कुल और तो वो मैं एक चीज़ गाइडेंस सब बताना आपको चाहूँगा। उन्हीं से मिला। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ग्रास्पिंग पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बचपन से ही। कोई भी हम्म चीज़ मैं एक बार अगर मुझे एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो हम्म फिर मैं उसको ग्रास्प कर लेता हूँ बहुत ईज़िली। मतलब पट जी से मैं जी ग्रास्प कर लेता हूँ। चाहे वो गाना जी हो, लिरिक्स हो या हम्म एजुकेशन की कोई चीज़ हो, कुछ भी हो। हाँ तो वहाँ पे भी 10-15 दिन की जो ट्रेनिंग थी मेरी, जो ग्रूमिंग था, हाँ तो उसमें जो-जो चीज़ें मुझे बताई गई, मैंने उसको हाँ ग्रास्प कर लिया अच्छे से। उसमें हम्म बेसिकली बताया गया कि ड्रेसिंग सेंस वगैरह जो होता है हमारा जी और बॉडी लैंग्वेज हमारा क्या होना चाहिए, और उन्होंने बताया कि आप गा तो रहे हो, आप वोकल आपका ठीक है अपनी जगह पे, हाँ बट जी गाने के साथ-साथ में आपको एक्ट भी करना है गाने को। हाँ एग्जैक्टली गाने को हाँ, एक्ट करना है क्योंकि विदाउट एक्टिंग जो है ना, आपको हम टेलीविज़न पे टेलीकास्ट नहीं कर सकते। नहीं कर वो सकते। अधूरा लगता फेशियल है एक्सप्रेशन विदाउट भी जरूर होते हैं। फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन भी आने एक्सप्रेशन, चाहिए। हैंड्स का जो मूवमेंट है, जेस्चर्स पूरे बॉडी मूवमेंट लैंग्वेज। आप हाँ, कैसे हाँ, हाँ, खड़े रहते बिल्कुल। हो उस बिल्कुल, समय। बिल्कुल। राइट। आपको तो आपको वो 10-15 दिन का ट्रेनिंग सिर्फ आपके लिए था या बाकी कंटेस्टेंट के लिए भी था जो साइटेड थे? नहीं, नहीं, जो सिलेक्ट हुए थे फर्स्ट राउंड में, सबके जी लिए जी ही था। तो ओके उनके साथ ही कोलैबोरेट हुआ मेरा, साथ में ही ओके ट्रेनिंग हुआ। ओके सो तो वो फिर वो हुआ स्क्रीन बट टेस्ट आप पास कर गए। जी, जी, जी। क्या बात है तो ओके फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद सेकंड स्क्रीन टेस्ट भी 15 दिन के ट्रेनिंग के वजह से मैंने क्लियर कर लिया बाय हम्म गॉड ग्रेस। और हम्म वो हो गया, सेकंड स्क्रीन टेस्ट भी हो गया मेरा। बट हम्म अनफॉर्चुनेटली फिर उसी समय मेरी दादी का देहांत हो गया घर पे। सो मुझे सारा कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि वो सब चीजें तो ऐसी हैं कि हम दोबारा भी अचीव कर सकते हैं ना, बट जी फैमिली में अगर हम हमारी ज़रूरत है फैमिली को, तो वहाँ जी पे जी आना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा जी नहीं है कि मेरे वापस आने से मेरी दादी जो है क्या बोलते हैं उनका स्वास्थ्य सुधर गया या फिर जो भी हो, बट तभी जी भी बाकी लोगों को तो ज़रूरत पड़ती है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस और वजह से आपके मुझे पापा की वापस आना मम्मी पड़ा। थी राइट, वो दादी पापा की मम्मी। तो पापा तो हाँ, आपके हाँ। साथ में ही रहते होंगे आपके इवेंट में एंड ऑल, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, फैमिली हाँ। सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया रहा। तो उनके लिए तो आपको वापस जाना ही पड़ा होगा क्योंकि आखिर उनकी माँ थी वो। हाँ, हाँ, मेरे पिताजी साथ में वहाँ पे गए हुए थे। जी बीइंग अ जी विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकता और जा सकता था उस टाइम पे। और वहाँ पे हम्म मूवमेंट करना, क्योंकि पूरा अरेंजमेंट जो अननोन है प्लेस वो होते हैं हाँ, अननोन प्लेस होता है ना, जी और अलग-अलग जगह पे हमें जाना होता है। कभी योगा के लिए डिफरेंट जगह पे, फिर सिंगिंग रियाज़ के लिए डिफरेंट जगह पे, फिर तो वो रहने सब की चीज़ होता है। व्यवस्था कहीं और है। जी रहने का अरेंजमेंट दूसरे जगह पे होता है, तो इसलिए जी एक जन तो चाहिए था साथ में। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर हम लोग वापस आ गए और वापस आने के बाद फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो म्यूज़िक है ना, जी म्यूज़िक से अपना करियर बनाना बहुत कठिन काम है। जी जरूर मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर मानता था म्यूज़िक से। सिंगिंग बिल्कुल और ये सब हो रहा है, सब चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे चल रहा हम्म था।
और मेरा पैशन था सिंगिंग, वोकल भी, सारा कुछ मुझे बहुत पसंद था। बट जी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फ्यूचर नहीं है मेरा। अगर जी जी फ्यूचर बना सकते हैं तो इसको साइड बाय साइड हम कर सकते हैं, बात अलग कर है। सकते हैं, बट बिल्कुल। इसको एज़ अ प्राइमरी उसमें नहीं ले सकते ना। हम्म मतलब यू नो करियर पूरी तरीके से उसके ऊपर करियर के रूप में आप हाँ, नहीं हाँ, जाना बिल्कुल। चाहते हैं। फर्स्ट प्रेफ़रेंस में इसको नहीं दे सकते। दे नहीं सकते, राइट। तो तब तक मेरा ग्रेजुएशन भी मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट के स्टेज में आ चुका था। मैं सेकंड ईयर में आ गया था ग्रेजुएशन पार्ट 2 में। तो हम्म। उस बीच में फिर मैंने क्या किया कि कॉम्पिटिशन्स की तैयारी शुरू की। मतलब ये जो कॉमन रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जी। उनकी तैयारी की। और हम्म। शुरू-शुरू में तो जब प्लस 2 लेवल पे मैं भरता था वैकेंसीज़, तो हाँ एसएससी, अ, बैंकिंग, सारे वैकेंसीज़ में भरता था। हाँ। बाद में मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मुझे हम्म सक्सेसफुल होना है, जॉब लेना है कहीं पे, हम्म तो एक जगह पे फ़ोकस होना होगा मुझे। हम्म, अगर मैं सारे एग्ज़ाम्स देता रहूँगा, तो मेरा सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं होगा। जी क्योंकि बिल्कुल। हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग-अलग होता है। जी बीइंग अ बैंकर आपको भी ये चीज़ पता होगा। बिल्कुल। सो एसएससी का हम हमारे पैटर्न को अलग जवाब होता नहीं दे है। सकते इन शॉर्ट। जी। हम्म फोकस रहना बहुत एसएस जरूरी है इस चीज पे। हाँ, एसएससी का डिफरेंट होता है पैटर्न, रेलवे ग्रुप डी का अलग होता है, अलग होता है। ईपीएफओ, यूपीएससी सबका अलग-अलग है। जी। सो बैंकिंग में मैंने फोकस किया स्पेशली। हम्म और हमारे यहाँ पे एक कोचिंग क्लास जॉइन किया मैंने, जिसका नाम गार्जियन क्लासेस करके था। अभी भी हम्म। चल रहा है वो कोचिंग। तो अच्छा। वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे मैंने जॉइन किया और वहाँ से मेरी जो कंपटीशन की ग्रूमिंग है, वो चालू हम्म। हुई। उन्होंने अलाउ किया मुझे एक स्क्राइब ले जाने के लिए। तो मैं अपने अच्छा, साथ एक स्क्राइब लेकर के जाता था और वहाँ पे मैथ्स और जैसे वो रीजनिंग। क्लासेस अटेंड करते थे, आप सीखते थे, तब भी आप राइटर्स को लेके जाते थे ताकि उनको पता डेफिनेटली, चले कि हाँ, डायग्रामिक चीजें कैसी सॉल्व करनी है, उनको थोड़ा आइडिया आ बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। बिल्कुल, एक्चुअली वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, वो सब वो लोग, हम्म। आपको भी पता है कि ब्लैक बोर्ड पे बताते हैं नॉर्मल कोचिंग्स जी में। हाँ, मैं कोचिंग में, यस। तो वो चीज़ मेरे लिए देख पाना संभव नहीं था। तो मैं जी, अपने साथ में एक स्क्राइब लेकर के जाता था, वो देखती थी और बाद में फिर वो मुझे समझाती थी। तो तो इस मैं तरीके आपको से यहाँ पे और एक अंडरस्टैंडिंग बना क्वेश्चन और करके। पूछना चाहूंगी। जी अंडरस्टैंडिंग उसमें और आप में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। जी, जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी मैं कि आपने अभी कहा कि आप बिल्कुल। वो क्लासेस में राइटर्स को लेके जाते थे ताकि उनको भी थोड़ा आइडिया आ जाए और आपके साथ एक कंफर्ट लेवल उनका क्रिएट हो। बट ऐसा बहुत बार हमारे पास साथ होता है ना कि अगले दिन राइटर मना करते हैं फोन करके कि भाई मुझे हेल्थ इश्यू है, या वट एवर रीजन इट मे बी, कोई भी जेन्युइन रीजन भी होता है, कभी बहाने बनाए जाते हैं, कुछ भी हो सकता है कि नहीं आ पाऊंगा मैं कल। तो ये तो आप 1 साल पहले, 6 महीने पहले राइटर्स को तैयार कर रहे हो, तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तब, और हुआ होगा तो फिर आपने उसके साथ कैसे डील किया, टैकल कैसे किया उसको? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ये बहुत बार हुआ है, जैसे कि आप कह रही हैं कि ख़ास तौर पे हमारे साथ तो ये बहुत होता है कि जैसे कल हम्म। एग्ज़ाम है, आज स्क्राइब ने मना कर दिया। जी। मुझे याद है एक इंसिडेंट हुआ था, मैं जब +1 में था और +1 का मेरा पहला एग्ज़ाम, इंटर का फर्स्ट हम्म एग्ज़ाम था। हम्म पेपर हम्म था, कोई लैंग्वेज वगैरह का पेपर था, हिंदी का पेपर था लैंग्वेज में। सो हम्म फर्स्ट पेपर के लिए सपोज आप मान लो कि आज के दिन एग्जाम है, दोपहर हम्म में सेकेंड सिटिंग को हम्म 1:30 को मेरा एग्जाम है और सुबह सुबह 9-10 बजे मेरी स्क्राइब ने मना कर दिया कि ड्यू टू हेल्थ इश्यूज मैं नहीं आ हम्म सकती और तुम किसी और को जो है ढूंढ लो और ले जाओ अपने साथ एग्जाम के लिए। हम्म। सो आप सोचिए 2-3 घंटे के अंदर इंसान तो वैसे ही डिस्करेज हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली। एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है उस वक्त, और जी। दूसरा स्क्राइब मना कर दे और हाँ हाँ। अचानक से स्क्राइब ढूंढना पड़े, तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
तभी बहुत भी बढ़िया। मेरा साथ, हाँ, मेरे साथ एक लोकेलिटी में मेरे यहीं पे मेरे एरिया में एक ट्यूशन पढ़ाती थी। वो उनका आज भी मैं थैंक्स देना चाहूँगा। वो जी। उनको मैं लेके गया एग्ज़ाम लिखवाने के लिए, स्क्राइब बना जी। कर के। तो वो गई और फिर मेरा एग्ज़ाम सक्सेसफुली मैंने दिया और सारा कुछ हुआ। हालाँकि मार्क्स थोड़ा कम आया रिज़ल्ट में, थोड़ा उस वहाँ हो पर्टिकुलर जाता है सब्जेक्ट ना, में। हमारा कंफर्ट लेवल हिल जाता है ना, एक हाँ, हाँ, पर्सन के साथ, बिल्कुल। राइटर के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, ट्यूनिंग होता है, बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसके लिखने का स्पीड हमें पता होता है, हमारे बात करने का तरीका उसको पता होता है, तो वो बिल्कुल। एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो अगर वो बिगड़ जाए कोऑर्डिनेशन जो है नए बंदे के साथ तो बनाना थोड़ा-सा बनाना मुश्किल मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है। और तब हम जी, थोड़ा जी। टेंशन में भी होते हैं ना कि सुबह मना कर दिया है, दोपहर तक सब करना है राइटर, तो डेफिनेटली समझ सकते हैं। तो ये सब चैलेंजेस जो है ना, जैसे मैंने बताया कि वो प्रिंसिपल ने डिनाई कर दिया था स्कूल में, फिर जी। स्क्राइब ने मना कर दिया मेरा एग्ज़ाम लिखने हाँ। से। ये सब ये चैलेंजेस जब आती थी तो मुझे ऐसा जज़्बा आता था ना अंदर से कि नहीं, जी। लाइफ़ में मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं ना, एक दिन एग्जैक्टली। ऐसा आएगा कि मैं खुद के दम पे इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ़ चलाऊँगा। क्या बात है, सही है। और आज आज सीन ये है, मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी। ईश्वर के समान मेरे पेरेंट्स मिले हैं, मेरे माता-पिता। उन दोनों हम्म। ने मेरा इतना अच्छा अपब्रिंगिंग किया ना, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप मेरा जो किया उन्होंने, जी। बहुत अच्छा। उन्होंने मुझे कोई कमी महसूस होने नहीं दी। मतलब एक टाइम जी। था, मैं शेयर करना चाहूँगा, जब मेरे पापा के पास एक साइकिल हुआ करता था। है ना? और हम्म। मुझे कहीं पे भी जाना हो या कहीं से पिकअप करना हो, कभी भी मेरे हम्म। पेरेंट्स ने मना नहीं किया। ना मेरी माताजी ने मना किया, ना मेरे पिताजी ने मना किया। जी। जी। कहीं से भी फ्रेंड के घर जाना हो, ट्यूशन जाना हो, कॉलेज जाना हो, कहीं पे भी जाना हो या कोई प्रोग्राम हम्म। हो सिंगिंग रिलेटेड, हम्म। हर जगह हम्म। लेके गए, अपना काम छोड़-छोड़ के। जैसे मैंने बताया कि हम्म। लोअर मिडल क्लास से हमारी फैमिली बिलॉन्ग करती थी, तो मेरे हम्म। पापा ही सिर्फ़ सोर्स ऑफ कमाने वाला। इनकम उन्हीं के पास था। हाँ, जी। एक जी। कमाने वाले व्यक्ति मेरे परिवार में सिर्फ़ वही थे। तभी भी वो हम्म। छुट्टियाँ ले लेके अपने जॉब से, वो भी प्राइवेट में जॉब करते थे। प्राइवेट एक बिल्डर के यहाँ पे, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, वहाँ पे वो हाँ। काम किया करते थे। सो वो इतना सपोर्ट करते थे, आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जी। उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया, मतलब शुक्रिया तो बहुत कम है, उनके लिए तो जी। पूरी लाइफ़ समर्पित है मेरी। एग्जैक्टली, उनके लिए तो तो हम शुक्रिया बहुत ही छोटा वर्ड हो एक जाता है, टाइम पे थैंक साइकिल पे, हाँ, साइकिल पे मेरे पापा इधर-उधर लेके जाते थे, जब मैं छोटा था। यू। छोटा मीन्स 8-10 साल का या 12 साल का था। और आज हाँ। अपने पैसों से खरीदा हुआ मेरे पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है। अपने क्या बात पैसों से, आप क्या बात सोचिए। है। ये भले ये ही ये ये बदलाव देखना ही बहुत बड़ी बात होती है, और आपके हाँ, पेरेंट्स हाँ। को भी बहुत प्राउड फील हुआ होगा। भले ही डेफिनेटली। कार लोन लेकर के लिया है, बट तभी भी लेना इम्पोर्टेंट पैसे है, तो मेरे ही और हो, लोन तो लेना तभी लिया इम्पोर्टेंट है ना ना। जब आप कामयाब हो गए हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जी, आज साइकिल आप से जो स्टेट बैंक कार ऑफ तक इंडिया का, में आप बिल्कुल। हाँ बोलिए, बोलिए, आप कुछ बोल रहे हाँ, थे, सॉरी। ये साइकिल से जो कार तक का सफ़र मैंने और मेरी सफर है। फैमिली ने मिल के जी। देखा है ना, जी। तो ये बहुत बहुत ग्रेट रहा, बड़ी। बहुत कमाल का बिल्कुल। रहा। जी, नहीं, सही है। सर, अभी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हो करेंटली, तो जी, जी। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा? जैसे कि आपका पहला दिन, वो तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब क्लियर किए, और फिर आप एसबीआई में ज्वाइन हुए, तो हाउ वाज योर फर्स्ट डे? फर्स्ट डे हमारा एक अलग ही होता है, हर जगह का, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, वैसे ऑफिस का भी होता है, तो वो कैसा रहा आपका पहला दिन ऑफिस का? एक्चुअली उसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बट इसको जी। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। जी। एक्चुअली मैं जब कॉम्पिटिशन्स देता था, तो हाँ। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स देते-देते मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंक ऑफ इंडिया निकला था, 2016 में। हाँ। 16 में मैंने बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो हाँ। प्री मेंस, प्री हम्म। में मेरा ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का प्री रहता है, और मेरा जी। 65 आउट ऑफ 100 आया था।
मेंस में ओके 139 आया था 200 में। ओके, क्या बात तो है। हाँ अच्छा स्कोर करके मैंने बैंक ऑफ इंडिया मुझे मिला। उसमें तो हाँ। रेटिंग करना होता है ना, टॉप 5 बैंकिंग जी बैंक्स जो जी है जी। प्रेफर करना होता है। हम्म तो मुझे बैंक ऑफ इंडिया मिला लकीली। हम्म बट वहाँ पे क्या हुआ ना कि अम, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों ने बुलाया, तो हम्म। सर्टेन किसी डॉक्यूमेंट को मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया। अच्छा सो उस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, बैंक ऑफ इंडिया वालों ने। अच्छा। 3 महीने का हालांकि अंडरटेकिंग उन्होंने साइन कराया था मुझसे, हाँ हाँ हाँ। बट वो डॉक्यूमेंट में नहीं प्रोड्यूस कर पाया किसी रीजन से। जी 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 जी। सो वहां से जब मुझे रिजेक्ट किया गया, तब मैं पूरी तरह मेरा हौसला टूट गया लाइफ में। जो एक होता है ना तो इंसान को आखिर कुछ ठोकर हुआ था लगना। आपकी कि वो शायद फॉर्म भरते समय ही कुछ गलती हुई थी आपकी, इसीलिए आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, एक्चुअली फॉर्म भरते समय ये मैं श्रोताओं को भी एडवाइस करना जी, चाहूंगा जो सुनने वाले इसीलिए तो हैं। मैंने आपको पूछा। जी जी। हाँ हाँ, कि जब मैं फॉर्म भर रहा था एग्जाम का, आईबीपीएस का, तो हम्म। उस समय मैंने ओबीसी कैटेगरी चूज कर लिया था गलती से। ओके जी जी क्योंकि जी, हाँ। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ओबीसी का हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट हाँ हमें मिलता है, हाँ, रिजर्वेशन जो है वो जी जी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का ही मिलता है। जी सो ओबीसी मैंने भर तो दिया फॉर्म, बट जी बाद में जी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई, तो मैं जी फंस गया क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं थी। जी। और उन्होंने बैक डेट में, मतलब जिस डेट में वैकेंसी निकाली थी ना, उस जी डेट से पहले का सर्टिफिकेट मांग लिया बैंक ऑफ इंडिया जी। वालों ने। ओबीसी तो में मैं आप फंस आते ही गया नहीं फिर। है तो सर्टिफिकेट भी कैसे निकालेंगे ना। हाँ, मैं ओबीसी में आता भी नहीं हूँ। जी जी जी। हाँ, फिर आप रिजेक्ट हो गए ये उसके ये बाद। मेरी गलती थी या फिर जो कैफे उस टाइम तो ये सब इतना कॉस्टिंग था नहीं ना, करने वाली कैफे थी वगैरह हम बेसिकली। लोग कैफे जी वगैरह जी चले जाते थे, हम लोग फॉर्म भर दिया करते थे वहां से, जी साइबर जी। कैफे से। तो अब कैफे हाँ, वाले की गलती थी या मेरी थी, मुझे उतना याद तो नहीं है, बट जो भी था, सब गलती ऑल एंड वही ऑल थी। गलती थी वही। हाँ, तो हाँ रिजेक्ट हाँ कर दिया फिर मैं। मेरा मोरल पूरा डाउन हो गया पूरी तरीके से एकदम, जी, होना कि लाजमी इतना है। मेहनत कर रहे हैं, हाँ इतना मेहनत कर रहे हैं और हम्म इतना संघर्ष करके आगे आए हैं, इतना 10th किया, फिर +2 की, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर कंपटीशन की तैयारी की, राइटर हम्म ढूंढा, एग्जाम लिखने गए, एग्जाम भी निकल गया इतने अच्छे मार्क्स से, जी। तभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब क्या है लाइफ में, क्या लिखा हुआ है मेरे लक में। हम्म तो पूरी तरह मैं डिमोरलाइज हो गया। ठीक है, हम्म हम्म बट लकीली उसी समय बहुत लोगों ने समझाया भी मुझे कि नहीं, हार नहीं मानो, ये यही तो लाइफ है। लाइफ में अगर हम्म ठोकर नहीं लगेगा तो सीखोगे कैसे। आगे जी बढ़ने के लिए थोड़ा सा हर्डल आता भी है लाइफ में, है ना। जब हम लोग रिले रेस करते हैं, तो हर्डल्स भी आते हैं उस बीच में ना, रिले रेस में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो सब हुआ, मैंने खुद को संभाला, अपने फैमिली को संभाला। हम्म तभी लकीली एसबीआई की वैकेंसी रिलीज हुई। स्टेट बैंक ऑफ हम्म इंडिया ने जूनियर एसोसिएट के लिए वैकेंसी हाँ रिलीज की। और हम्म हमारे यहाँ झारखंड में 8 सीट थे, 3 बैकलॉग के और 5 करंट, उस साल जो निकले थे सीट्स। मैंने फटाक जी से भर दिया, मैंने वेट नहीं की, भर दिया। और भरने के बाद फिर प्री देने गया मैं, प्री हम्म मेरा निकल गया। और प्री में मेरे 45 मार्क्स आए थे। मैं ओके क्लियरली मेंशन करते जा रहा हूँ ताकि हर चीज डिटेल में पता चले ऑडियंस को। जी 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 बिल्कुल। 45 मार्क्स आया था एसबीआई प्री में। फिर हम्म मेंस मेंस के लिए मैं सिलेक्ट हो गया, तो मेंस में मैंने फिर स्कोर किया हम्म 145। ओके। मतलब बैंक ऑफ इंडिया में जो मैंने स्कोर किया था, उससे भी ज्यादा स्कोर मैंने यहाँ पे किया एसबीआई के एग्जाम जी में, एसबीआई जी के मेंस में। जी ठीक है, तो इस तरीके से। और 2014 के बाद तो इंटरव्यू का सीन भी हट गया था हाँ एसोसिएट्स के लिए। जी तो प्री मेंस क्लियर होने के बाद फिर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। फिर डीवी के लिए बुलाया उन्होंने, डॉक्यूमेंट हम्म वेरिफिकेशन के लिए। जी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई। इस बार मैंने वो गलती नहीं की थी जो लास्ट टाइम हुई थी मेरे से। जी जी, गलती एक ही बार होती है फिर हम सीख ही हाँ, जाते बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। और चौकन्ने हो जाते हैं हम कि ये गलती वापस ना हो। तो जी। फिर ये हुआ कि मैंने फिर जॉइन की मेडिकल वगैरह सब करा के। जॉइन करने के बाद हम्म। जॉइनिंग लेटर मिला। वो मैंने लोकल हेड ऑफिस यहाँ हमारा पटना में है, जी। वहाँ से मैं लेकर के आया अपने ज़ोनल ऑफिस, वहाँ पे जमा किया। वहाँ से फिर मुझे ब्रांच के लिए नहीं, मेरे लोकल आरबीओ के लिए जो रीजनल बिज़नेस ऑफिस होता है, वहाँ के लिए हाँ। एक लेटर मिला, फिर वहाँ गया, वहाँ से हम्म। ब्रांच के लिए मिला। फिर मैं ब्रांच अब जाके मैं ब्रांच में पहला दिन, अब आपके क्वेश्चन पे मैं आया हूँ। जी जी क्योंकि ये पूरा बताना ज़रूरी था। जी जी। अब पहला दिन जब मैं ब्रांच में गया, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब हम्म। हम्म। लोग तो अनजान थे भले, हम्म। बट मुझे इतनी खुशी थी ना कि जो सपना मेरा था वो साकार हो चुका था। जी जी बोलते हैं ना कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी जी जी। कायनात मिलाने में हाँ, लग जाती है आपको। लग जाती है। सही है। शिद्दत होनी चाहिए आपके अंदर। तो बिल्कुल। फाइनली मुझे वो सीट मिल गया हम्म। गवर्नमेंट जॉब का। सो फर्स्ट दिन मैं जब ब्रांच गया तो मेरे ब्रांच मैनेजर ने बुलाया, जो कंट्रोलर थे, उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया, मेरा सारा सर्टिफिकेट्स मतलब जो भी मिला था मुझे जॉइनिंग लेटर वो देखा, जी जी सारा वर्क प्रोफाइल जो है मेरा देखा, पर्सनल प्रोफाइल आई मीन। वो सब हाँ देखने हाँ। के बाद फिर उनका सीधा एक ही क्वेश्चन था हम्म। कि तुम क्या करोगे यहाँ पे। क्या करोगे, सही है। तो जब ये क्वेश्चन मैंने सुना तो हम्म। पूरी तरह मतलब आश्चर्य हो गया कि भाई ये लोग इतने अच्छे पोस्ट पे बैठे हैं, चलो ब्रांच जी मैनेजर जी। तक को बैठे हैं, बट हाँ। इनको यही नॉलेज नहीं है कि एक विजुअली चैलेंज से काम क्या कराना है, उसको क्या हाँ। जॉब प्रोफाइल देनी है ना। जी। बट ये सही। उनकी भी गलती नहीं है, एक्चुअली उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा केस देखा था मुझसे, वो हाँ, फर्स्ट टाइम मिले वो थे और नेचर किसी से होता वीआई है से ना। फर्स्ट टाइम मिले। हाँ। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने उनको ब्रीफ किया कि देखिए सर ऐसा ऐसा है, मैं हम्म। कुछ प्रोडक्ट्स का मुझे नॉलेज है बैंकिंग सेक्टर में, जैसे सेविंग अकाउंट क्या होता है, या फिर एसटीडीआर है ना, या हम्म। फिर एनआरई एनआरओ वगैरह, या हाँ हाँ। तो अपना बैंक अकाउंट। एटीएम चेकबुक वगैरह क्या होता है, कितना चार्जेस लगता है एसबीआई में अभी, मेंटेनेंस जी चार्जेस क्या है, जो भी है, जी एफडी के जी। रेट्स वगैरह कितने हैं, एक दो साल में कितना रेट्स मिल रहा है, सब कुछ पता था मुझे। तो वो सब हम्म। मैंने बताया। फिर गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वो तब तक लॉन्च हो चुके थे, 2017 में मैंने ज्वाइन हाँ किया था हाँ। तब तक। जी। तो जैसे गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आती है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हाँ, जीवन ज्योति योजना। पीएमएसबीवाई, हाँ, जीवन जी। ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या इस है। तरह के, हाँ, सुकन्या भी है, पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब के बारे में मुझे आइडिया था। तो मैंने उनको बोला कि फिलहाल के लिए आप मुझे ग्राहक मित्र में अपॉइंट कर लो, और हाँ मैं जो भी कस्टमर्स आएंगे उनको मैं हाँ। यही सब प्रोडक्ट नॉलेज दूंगा, ब्रीफिंग जी दूंगा, जो भी उनको डाउट्स होंगे। तो कस्टमर्स आते थे, वो एफडी के रेट्स वगैरह पूछते थे, एक साल की हाँ। एफडी करने पे कितना मिलेगा, कितना रेट मिलेगा, 2 साल की एफडी पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, पीपीएफ के हम्म। बारे में जानना चाहते थे बहुत लोग, तो मैं बताता था सबको। बाकी म्यूचुअल फंड वगैरह का तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था उस समय। हाँ, वो तो और तब अंदर जाके ही फिर हम उसका नॉलेज एक बार बैंक में गए तो फिर धीरे धीरे उसके हाँ, बारे में पता चलता है। ये सब बट ये तो इक्विटी मैनेजर फंड से और बात हुई। डेट फंड। जी जी, जी। ये तो मैनेजर से बात हुई कि मैनेजर ने आपको ऐसा रिस्पांस दिया और बाद में आप उन्होंने आपको ग्राहक मित्र अपॉइंट कर दिया। बट उसके हाँ, बाद आपका जो बाकी स्टाफ होता है उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे, हम किस तरह से काम करना चाहेंगे या इसमें या क्या प्रकार का काम हम बेशक लेते हैं। बेशक बिल्कुल। तो वो कैसा तो था। हाँ बिल्कुल, वो पहले दिन तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं किसी को हम्म। पहचानता नहीं था, और एक विजुअली जी इम्पेयर्ड जी होने के नाते कोई आकर के मिलता भी नहीं है जल्दी ना, जी। खास हाँ, तौर पे। सबको हमें देखने का नजरिया पहले तो अलग होता है। हाँ हाँ। तो धीरे धीरे करके वहां पे मेरी हेल्प जो की ना, वो हम्म। हमारे जो गार्ड साहब थे ना ब्रांच के,
जी उन्होंने जी बहुत हेल्प की, मुझे काउंटर्स बताना, पूरा ब्रांच ओरिएंटेट करवाना, ओरिएंटेशन जी पूरा जी। करवाना ब्रांच का। और हाँ, हमारे लिए ये चीजें बहुत बड़ी मायने रखती है। हाँ, हर स्टाफ के बारे में मेरे गार्ड जी, साहब ने बहुत कॉन्फिडेंस लेवल की ब्रीफिंग दी। बात कर रहे हैं। जी जी। जी, उन्होंने ब्रीफिंग दी, उन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस कराया। तो फिर धीरे-धीरे हम्म। करके लंच में जाना शुरू हुआ, लंच में इंटरैक्शन होना शुरू हुआ, बाकी हम्म। कलीग्स के साथ मेरे। तो बातें करते थे हम लोग, खाना खाते समय लंच में। मैं अपने बैंक बारे में में तो नो बताता था। प्रॉब्लम टू राइट टाइम टू कनेक्ट विद द कलीग्स, अदरवाइज तो कस्टमर की वजह से हाँ, हम इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने अपने हम्म चैलेंजेस बताए, मैंने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किया अपने लाइफ में, क्या स्ट्रगल रहा, हम्म सब कुछ बताया। तो लोगों को एक होता है ना कि कनेक्ट हो गए लोग, बाकी मेरे कलीग्स जो थे। उनमें से जी 2-3 महिलाएँ थी, मतलब लेडीज़ थी, उनकी बच्चियाँ थी 2 साल की, 3 साल की। तो हम्म। उनको एक होता है ना कि एक इमोशनल बॉन्डिंग मेरे साथ उनका हो गया। जी 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 और ऐसे धीरे-धीरे करके फिर ब्रांच में मैं सेट हो गया वहाँ पे। आज भी जी। बल्कि वो 2-3-4 लोग जो हैं, 3-4 हाँ कलीग्स जो जैसे एक ऋचा सिन्हा करके एक मैम थी, एक गीता प्रसाद करके एक मैम थी, एक सरस्वती करके एक मैम का नाम था। ऐसे-ऐसे करके बहुत लोगों के साथ आज भी मैं कनेक्टेड हूँ, कॉन्टैक्ट में बना जी हुआ हूँ। उनको मैं कॉल करता हूँ, वो मुझे व्हाट्सएप जी करती हैं, कुछ विशेज़ भेजती हैं, मैं भेजता हूँ। जी। कॉन्टेक्ट मतलब में, टच वो में, वो ब्रांच कम्युनिकेशन बदलने के टच में बावजूद। है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर अभी तो ये 2 हुआ तो साल बैंक का। जी, 2 साल आपने एक ब्रांच में काम किया, 2 राइट? साल उस ब्रांच में मैं रहा, फिर वहाँ से हम्म। मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे ब्रांच में ड्यू टू रिनोवेशन चल रहा था एक्चुअल में वहाँ पे। हाँ उस हाँ। ब्रांच में रिनोवेशन चल रहा था और ब्रांच एक्सेसिबल नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि उस ब्रांच में मूव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मुझे जी फिर जी। दूसरे ब्रांच में पोस्टिंग दे दी गई। हालाँकि ओके। तब भी मैं अपने होम टाउन में ही था, मेरे घर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेरा ब्रांच था। और अब हम्म। जिस ब्रांच में हूँ, ये थोड़े दूर में है, करीब 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो तो अभी यहाँ भी पे मैं होम टाउन में पूछना ही हूँ। चाहूंगी। जी, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि अभी ये तो हुई जी, ब्रांच की बात, आपने ग्राहक मित्र संभाला, धीरे धीरे हर एक काम आप हाथ में लेते गए। जॉज जी, जी, हमारी जी। टेक्नोलॉजी होता है, जॉज के साथ हम काम करते हैं पीसी में। अगर हम पीसी यूज कर रहे हैं काम के लिए तो स्क्रीन रीडर होता है जॉज। वो फिर आपको ब्रांच ने कब दिया, और इस तरह का मतलब काम फिर आपने सिस्टम का काम किस तरह का ले लिया है अभी आपके हाथ में? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि 2 साल के बाद जब ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत मेरा ट्रांसफ़र हुआ दूसरे ब्रांच में, हम्म। तो नया ब्रांच जॉइन किया मैंने, फिर वहाँ भी सेट होने में थोड़ा समय लगता ही है, आपको पता है, जब अलग ब्रांच अलग ट्रांसमिशन जगह में। जी। हाँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है तो। तो नए ब्रांच में फिर 2-4 महीना मैंने बिताया औ वहाँ पे समझा माहौल को, वहाँ के हम्म कस्टमर्स को समझा, वो सब चीज़ हम्म हुआ। हम्म। फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जॉस की ट्रेनिंग के लिए लखनऊ। लखनऊ हाँ। में एसबीआई का एक ट्रेनिंग सेंटर है। जी अम, अली अलीगंज ना ऐसे कुछ नाम है एरिया का। जी जी। तो उधर पे है, हम्म आलमबाग के आसपास में है वो एरिया। तो वहाँ हम्म पे एसबीएलसी का एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पे भेजा गया। और वहाँ पे मैंने जॉस के साथ में वहाँ पे हमारे 2 फैकल्टी थे। एक श्रीधर सर करके एक अनेबल इंडिया के ट्रेनर थे। उन्होंने हम्म हमें वो भी हालाँकि पार्शियली ब्लाइंड थे, बट जी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया वहाँ पे। मतलब हम लोग किस तरीके से सीबीएस में लॉगिन करते हैं, सीबीएस में कैसे नेविगेट करेंगे, वेब सीबीएस यानी कि नेविगेशन बैंक फिर ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर जिसमें वो सब पूरा हाँ, बैंकिंग का काम होता है। जी। हाँ, हाँ, जैसे आप लोगों का फिनेकल है ना, जी जी। अदर बैंक्स में फिनेकल यूज़ होता है, वैसे ही सीबीएस है एसबीआई का। जी सो उसमें कैसे नेविगेट करते हैं और एचआरएमएस कैसे ओपन करना है हमें अपना, जो स्टाफ का पोर्टल होता है ना जहाँ पे हम लोग रिइम्बर्समेंट हाँ वगैरह अच्छा। या फिर जी जी मेडिकल रिइम्बर्समेंट अलाउंसेस जी। सब क्लेम करते हम्म हैं, उसको कैसे हम्म, नेविगेट करना है, अपना ईमेल आईडी कैसे ओपन करना है, जो जी एसबीआई का जी। अपना ईमेल आईडी सीबीएस है काम उसकी बात हाँ, कर रहा हूँ। एमएमएस। हाँ। हाँ, और इंटरेस्ट रेट वगैरह कैसे चेक करना है, लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स लोन्स जी के, जी। है ना? डिपॉज़िट हम्म रेट्स, वो सब चीज़ हम्म बताया, बहुत कुछ सिखाया वहाँ पे, पासबुक प्रिंटिंग,
जी जी स्टेटमेंट प्रिंट करना, डुप्लीकेट पासबुक प्रिंट देना। विद तो जॉर्ज ये यस। हाँ, विथ जॉस, जॉस हम्म के साथ सिखाया और वहाँ पे बहुत अच्छी एक्सपीरियंस मेरी रही 15 दिन की। और दूसरे हम्म एक और फैकल्टी थे वहाँ पे, रिंकू जोशी, हाँ। जो कि वहाँ के ही लोकल एम्प्लॉय थे, लखनऊ के ही। स्टेट बैंक। उन्हें अभी, हाँ, स्टेट बैंक के, उन्हें अभी हम्म रिसेंटली फेलिसिटेट भी किया गया है हम्म सीएमडी के द्वारा, जो चेयर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के, उन्होंने उनको सम्मानित भी किया है। हम्म। तो ये बहुत अपने आप में ग्रेट अचीवमेंट है, मैं मानता हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए। एग्जैक्टली, प्राउड की बात सो है। हाँ, बहुत प्राउड की बात है। तो हम्म उन्होंने, वो भी आए थे और उन दोनों ने हमें ग्रूमिंग दिया। 15 दिन की वो ट्रेनिंग थी, वो कंप्लीट हम्म करके मैं वापस आया। वहाँ भी बहुत हम्म, सारे दोस्त बने, बैच में जो लोग आए थे उनसे जी भी जी। बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना, बहुत अच्छा हम्म रिलेशनशिप रहा। फिर हम्म वापस आया अपने शहर, ब्रांच ज्वाइन किया। फिर कुछ हम्म दिन बाद हमारे लोकल हेड ऑफिस से मुझे कॉल आया कि आपके पास जॉब है। तो हम्म मैंने बोला कि नहीं सर, नहीं है। तो ठीक है, आपको जॉब डिस्पैच कर दिया जा रहा है, आप अपने ब्रांच में जो भी आपके कंट्रोलर है उनको इन्फॉर्म कर दो हम्म और आपको जॉब मिल जाएगा कुछ दिनों में ही। तो फिर एक हम्म सप्ताह के अंदर मुझे जॉब प्रोवाइड कर दिया गया। फिर मैंने सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट डाला, एप्लीकेशन दे हम्म करके हम्म रिक्वेस्ट डाला। फिर कुछ 1 महीना मुझे लगा, 1 मंथ के बाद सिस्टम भी मेरे हाथ में आ गया। फिर मैं धीरे-धीरे, शुरुआत में बैलेंस इंक्वायरी, पासबुक प्रिंटिंग और हम्म छोटी-छोटी चीज़ें करते-करते अभी मैं करेंटली, मेरा जो वर्क प्रोफाइल है, अभी मैं टेलीकॉलिंग अपने ब्रांच में, टेलीकॉलिंग हम्म, में जैसे केवाईसी के लिए कॉलिंग करना हो, या हाँ प्री हाँ, एलसीपीसी, या जी फिर लॉकर नॉमिनेशन, पीपीएफ जी एक्सटेंशन, जो 15 जी साल की पीपीएफ अकाउंट बिल्कुल होती है ना, उसके बाद उसको कस्टमर्स को हमें एक्सचेंज पूछना होता है कि सर आप कंटिन्यू करना करना है। चाहते हैं कि नहीं, हम्म आगे के लिए हम्म एक्सटेंड करना है आपको। तो उसके लिए कॉलिंग हम्म करता हूँ मैं। केसीसी जी रिन्यूअल, जो किसान क्रेडिट कार्ड वाले खाते अकाउंट्स होते हैं ना, उनको भी हमें कॉल करना होता है। तो जी इस जी तरीके से टेलीकॉलिंग का ये सब देखता हूँ, और लोन सोर्सिंग बेसिकली मैं करता हूँ। जी और इसके साथ-साथ पासबुक प्रिंटिंग करता हूँ, जैसे सीनियर सिटीज़न्स जो लोग नहीं कर पाते हैं, हाँ शेल्फ हाँ वाली मशीन बैंकर्स से, जाकर हाँ हाँ हाँ, या फिर जो नॉन लिटरेट होते हैं ना, जो जी जी। पढ़े-लिखे और नहीं कई होते बार हैं उन, लाइसेंस का भी प्रॉब्लम होता है तो हमें करना ही पड़ता है ब्रांच में। हाँ, तो उनको मैं पासबुक प्रिंटिंग करके देता हूँ और बाकी जी जी टेलीकॉलिंग करता हूँ। जी जी। और लोन सोर्सिंग में मैं गोल्ड जॉइंट एज अ लोन, क्लर्क हुए थे ना? जॉइंट एज अ क्लर्क हुए थे आप? हाँ, जॉइंट एज़ अ क्लर्क मैंने किया था, एज़ अ जूनियर एसोसिएट। जी जी। फिर और अभी अ, प्रमोशन? नहीं, उसके बीच का भी सफ़र बता देता हूँ। तो हम्म। जूनियर एसोसिएट के रूप में मैंने जॉइन किया, फिर 1 साल के बाद एसोसिएट के पोस्ट में मेरा हम्म, प्रमोशन हुआ। जी जनरली जो होता ही है। तो हाँ हाँ वो होने के बाद फिर हमारा क्या है ना, एसबीआई में, बाकी बैंकों में 3 साल का पीरियड रहता है शायद, जी प्रमोशन हाँ एग्ज़ाम का, हाँ प्रमोशन जहाँ तक स्केल वन मुझे के लिए। पता है। हाँ, जी स्केल जी। 1 के लिए। बट हम्म एसबीआई की पॉलिसी अलग है। यहाँ पे हम्म। 5 इयर्स तक वेट करना पड़ता है जी विदाउट जेआईवी। तो हाँ जेआईवी तो मैंने दिया नहीं है। हाँ। और जेआरडी एक्चुअली फर्दर कुछ, कब कर सकते हैं? जेआईवी अगर क्लियर हो जाता है तो उस कंडीशन में 4 साल में दे सकते हैं स्केल 1। ओके ओके हाँ हाँ। तो 5 साल मुझे वेट करना पड़ा, तो फाइनली 2022 में, 17/5/22, हाँ, 2022 में मेरा नाम नॉमिनेट हुआ इसके लिए, स्केल 1 के एग्ज़ाम के लिए। हम्म हाँ, तो लिस्टिंग हुई, फिर उसके बाद अभी मैंने एग्ज़ाम, मेरा अभी फरवरी में ही था, फ़रवरी में मैं एग्ज़ाम दे के आया। अभी रिज़ल्ट भी आ चुका है, स्केल 1 देखिए, रिटन तो फिलहाल निकल गया है, बट निकल गया, इसका अभी एक फ़ेज़ और इंटरव्यू के लिए। बाकी है। क्या बात है। इंटरव्यू के इसका लिए ऑल द इंटरव्यू बेस्ट है आपको, वो तो कर ही दोगे आप। इंटरव्यू क्लियर करना बाकी है। हाँ, जी हाँ, जी। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट उसके लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आता है कि एक तो म्यूजिक म्यूजिक में भी इतना सब अपने 21 इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हो, आप सिंगिंग करते हो, और ये जॉब, फिर ये दोनों का तालमेल कैसे बिठाते हो सर अभी? ये तो सच में बहुत दिक्कत आती है इसमें।
क्योंकि जॉब जॉइन करने के बाद म्यूजिक से दूरी बन गई है। मैंने छोड़ा नहीं है म्यूजिक को, बट हाँ, ये है कि दूरी काफ़ी बन गई है। मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, शेड्यूल मैनेज करना। एग्जैक्टली। जैसे रियाज़ वगैरह तो पहले से बहुत कम हो गया, हाँ, वोकल का और रियाज़। म्यूजिक ऐसी चीज है कि जहाँ पे रियाज के बिना आपके कुछ नहीं रियाज़ के बनता। बिना आप कुछ बचता नहीं है। मतलब नहीं जो बन। कुछ भी आपने अर्न किया होगा ना 8-10 साल जी में या जी 15 साल प्रैक्टिस करके, वो चला जी। जाएगा रियाज़ छूट जाने से। जीरो। जीरो है, रियाज के बिना म्यूजिक जीरो है। हाँ, बिल्कुल। तो वैसे मैं जी। प्रोग्राम्स अम, करता था जॉब जॉइन करने से पहले। मतलब हम लोग कंटिन्यूअसली प्रोग्राम्स करते थे साल भर। जब भी कोई फेस्टिव सीजन आता था, तब जी, हमारे उसका स्टेज एक ग्रुप शोज़। बना होगा आपका म्यूजिक का। हाँ, वो तो मैं बताना भूल ही गया। वो एक्चुअल में हमारा ग्रुप जो है हम्म ग्रेजुएशन पास आउट होने के बाद ही बन गया था। जब मैं हम्म। ग्रेजुएशन पास आउट होके निकला 2015 हम्म में, तभी मैंने और मेरा एक फ्रेंड है, वो भी हम्म। विजुअली चैलेंज ही है, टोटली ब्लाइंड है। जी। तो हम दोनों ने मिलके एक ग्रुप स्टार्ट किया था जिसका नाम है सरस्वती म्यूजिकल बैंड। ओके, क्या हुआ? तो ये बेसिकली हम लोग शोज करते थे, स्टेज शोज, जैसे वेडिंग्स वगैरह में परफॉर्म करना हुआ, वेडिंग हाँ रिसेप्शन हाँ। में, बड़े बड़े जो हम्म रिसेप्शन होते हैं, या फिर हम्म डिवोशनल प्रोग्राम्स हम लोग किया करते थे, जागरण, माता की हम्म। चौकी वगैरह। और गजल के इवेंट्स होते हैं ना, बहुत लोग कराते हैं, तो वो अलग सब किया म्यूजिक के करते थे। अलग प्लेलिस्ट में आपने किया है मतलब। हाँ, ऑल ओवर हमने पूरे इधर जो हमारा ईस्ट जोन हर में, मतलब जॉनर झारखंड, आपने बिहार, ट्राई किया उड़ीसा, है। जी। बंगाल वगैरह में 1500 हाँ से हाँ। ज़्यादा, मोर देन 1500 शोज़ हमने किए, लाइव स्टेज शोज़। जी जी। तो म्यूजिक वो का हर सब एक हुआ। जॉनर है। हाँ, जी वो जी। सब हुआ, बट जॉब मिलने के बाद फिर ये थोड़ा कम हो गया शोज़। हाँ, अभी भी हम लोग करते हैं म्यूज़िक शोज़, लाइव शोज़ करते हैं, बट सिलेक्टिव करते हैं। जो जी जैसे मुझे याद है कि हमारे यहाँ मेरे एरिया में एक मैम है, वो टाटा स्टील, यहाँ पे आप जानती होंगी, जमशेदपुर में टाटा स्टील का बहुत बड़ा योगदान है। तो वहाँ की ही एम्प्लॉय हैं वो, मतलब उनके हस्बैंड एम्प्लॉय हैं। तो वो लोग अपने कॉलोनी में ना, दुर्गा पूजा के टाइम पे जब डीपी आता है, तो वो लोग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जस्ट फॉर फन, जैसे अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। या फिर वो लोग भी उसमें परफॉर्म करते हैं, डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग वगैरह। तो उसमें वो लोग ऑर्केस्ट्रा या फिर इस तरीके से सबको बुलाते हैं, कोई ना जी जी। कोई। तो उनके साथ हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन गया था। पिछले 6-7 साल से कंटिन्यूअसली हम ही लोग, बीच में कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा था तभी ब्रेक आया था। बाकी अ, हम ही लोग करते हैं उनका प्रोग्राम हमेशा डीपी में। तो उनका पर्टिकुलर प्रोग्राम करते हैं, और जो अजीज लोग हैं, जो लोग क्लोज हैं हमसे, तो सिलेक्टिव प्रोग्राम अभी भी हम लोग करते हैं। जी जी। तो मैं वापस बैंक की ओर आऊंगी कि अभी तो जी। ये तो हम एम्प्लॉई है, इसलिए हम बैंक के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर हैं कि बैंक की फैसिलिटी लेना एंड ऑल। बट जब एज अ कस्टमर बात आती है, कि वीआई पर्सन की एज अ कस्टमर बात आती है, तो उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बैंक वाले एंटरटेन नहीं करते हैं, चेक हो, चेकबुक देना हो, एटीएम देना हो, लॉकर देना हो, लोन देना हो, ये सारी बातें आती है। उनको आप क्या गाइड करोगे एज ए बैंकर? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी बनाई है, जो गाइडलाइन बनाया है, हम्म उसके अकॉर्डिंग जो है ना, किसी भी हम्म विजुअली इम्पेयर्ड को किसी भी बैंकिंग फैसिलिटी से वंचित हम्म। नहीं रखा जा सकता, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। चाहे जी वो बिल्कुल। कोई भी फैसिलिटी हो, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी हो, सेविंग अकाउंट खोलना हो किसी वीआई का, या एटीएम देने हम्म। की बात हो, चेकबुक देने की बात हो, लॉकर जी। लॉकर देने की बात हो, या फिर लोन करना हो, उसका कार लोन करना हो किसी वीआई का, या उसको पर्सनल लोन देना हो, कुछ भी हो, अगर वो सैलरीड है और उसका सैलरी पर्सन है, वो ये प्रूव कर रहा है, वो सैलरी स्लिप दे रहा है या कुछ भी, तो उसको ये बोल के डिनाई नहीं किया जा सकता है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है। राइट। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसका जी जी। सर्कुलर जो है वो आप लोग जो भी ऑडियंस हैं,
आप लोग बिल्कुल जाके देख सकते हैं, आरबीआई के साइट में भी आपको सर्कुलर के सेक्शन में मिलेगा। जी। और उसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हैं शायद, बहुत सारे व्हाट्सएप जी ग्रुप्स में जी भी बिल्कुल आज बिल्कुल के आती दौर में रहती है। मुझे लगता है, हाँ, आज के दौर में मुझे लगता है कि ऐसा कोई वीआई नहीं होगा जो कि व्हाट्सएप नहीं यूज करता होगा। बिल्कुल। और किसी ना किसी ग्रुप में तो वो जरूर होगा ही, जी 100% श्योर हूं मैं। और उस जी ग्रुप में वो अगर डिमांड करता है तो उसको या तो कोई अरेंज करके या कहीं से कोई उसको प्रोवाइड जरूर करा देगा, जी उसको जरूर। मिल जरूर जाएगा वो सर्कुलर। जी तो इस तरीके से तो सर बाकी आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा जी जी नंबर आपको मिल जाएगा। जी उस बिल्कुल पे बिल्कुल। व्हाट्सएप या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जब भी किसी भी वीआई को कहीं भी अगर मेरी सहायता की ज़रूरत हो, बैंकिंग रिलेटेड सॉल्यूशन की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया। सर जाते जाते हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे? सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा। मैंने सुना था ये राहत इंदौरी साहब की ये 2 लाइनें हैं। तो इरशाद। तो कुछ ऐसा है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। क्या बात है। अर्ज़ किया है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, हम्म, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है। वाह। तो यही कहना चाहूँगा कि ये सुना समझ सुन के करके बहुत अपनी बढ़िया। अपनी कमज़ोरी को पकड़ के बैठना ये सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग जी निकलिए, आपको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर खुलेगा। क्या बात। जो गॉड है ना, वो कोई ना कोई रास्ता अपने आप ज़रिया बनाता जाता है ना? वो बनाते बिल्कुल जाते हैं और आपको सक्सेसफुल कर देते हैं। आपको बस कदम सो उठाने की जरूरत है। बस आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेना है, बाकी काम बिल्कुल। ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। क्या बात है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके लिए भी मैं सिर्फ 2 लाइनें कहूंगी, आपकी जर्नी के लिए, आपके आपके स्पिरिट के लिए, कि यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में तब्दीलियत साहब, यही नहीं मिलती जिंदगी में तब्दीलियत साहब, मॉम को भी रोशन होने के लिए पिघलना पड़ता है। तो वाह, वाह! बहुत क्या बहुत बात अच्छा है, वाह, लगा। वाह! बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपका जर्नी अलग था, आपका एजुकेशन सफर अलग था, वो मैं ऑडियंस को सुनाना चाहती थी, और वो आज जरूर सुन के इंस्पायर जरूर होंगे, और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपने आपका कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली प्लेज़र टू हियर। और थैंक यू सर। एक बार फिर मैं टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड और स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड दोनों के पूरी टीम को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि थैंक आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे। थैंक यू क्या सो प्लेजर मच। सर, थैंक यू सर। और फ्रेंड्स, आपको सुन के सिर्फ जाना नहीं है, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ऑफ कोर्स कमेंट भी करना है। आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कह सकते हैं हमसे। बाकी फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही साक्षात्कार में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।